चलिए ऑनलाइन वाले हमारे कमांडो, चलिए सेशन शुरू करें। यस लिख दें फास्ट ताकि हम शुरू कर सकें सेशन। चलिए और थोड़ा सा चलिए फास्ट यस कमेंट करें ताकि शुरू कर दे हम सेशन। हमारे यूट्यूब वाले जितने स्टूडेंट्स हैं, चलिए और पहला सवाल आज की डेट का, नहीं इधर देखेंगे, आज हम देखेंगे। आज तो यूट्यूब पे हम रहेंगे, लड़के लगातार हम संपर्क में रहना चाहते हैं। चलिए सवाल शुरू कर दें हम। पहला सवाल है, ध्यान रखिएगा, पीडीएफ भी आप लोग को मिलेगा उपलब्ध। जिनको पीडीएफ नहीं है टेलीग्राम पे पीडीएफ उपलब्ध है। कहता है जो सड़क गांव से प्रखंडों या जिला मुख्यालय को जोड़ता है, देखो भाई सब बताए गए हैं ना, तो ध्यान रखिएगा, एकदम समझना है। कहता है कि जो सड़क गांव से प्रखंड ब्लॉक तक भी आपका रोड जाता है, जिला मुख्यालय वाली जिला वाली जो रोड है ना, एसएच एनएच, ऐसा नहीं कि एनएच गांव से नहीं गुजरता है, गांव से भी गुजरता है। बहुत सारे लोगों का घर जो है एनएच पर भी है, बहुत सारे लोगों का एसएच पर भी है, लेकिन बहुत सारे लोग का गांव बहुत अंदर में है, तो वहां पर जो रोड जाती है वो रोड है, ध्यान रखेंगे, मुख्य रूप से वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और दूसरा याद रखेंगे मुख्यमंत्री। कहता कि जो गांव और प्रखंडों या जिला मुख्यालय को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। क्या कहते हैं? और एक होता है मुख्यमंत्री। कौन? तो एक तो प्रधानमंत्री और दूसरा प्यारे याद रखेंगे मुख्यमंत्री। कौन मंत्री? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। ग्राम या ग्रामीण एक ही है। ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो रोड बनेगा, और ये दोनों रोड एक तो बनेगा याद रखिए विधायक फंड से, एक तो ध्यान रखेंगे आपके विधायक कोटा से बनता है। कौन? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। और एक है सांसद निधि से बनता है, सांसद निधि से, और उसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे भारत की 70% आबादी जो है कहां निवास करती है? गांव में है। कहां पे? और गांव में जो रोड जाएगा 70% गांव तक जो रोड जाएगा वो दो रोड जाएगा, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सांसद निधि से, जो आपके एक एक देश के एक एक नागरिक 28 राज्य और याद रखेंगे 8 केंद्र शासित प्रदेश के एक एक नागरिक को, एक एक नागरिक का एक अपना याद रखेंगे विधायक होता है और एक अपना ध्यान रखेंगे सांसद होता है। ध्यान रखेंगे, आपको मैंने कई बार बताया है कि भारत जो है वो याद रखेंगे यहां की जो शासन पद्धति है वो संघात्मक शासन पद्धति है, जहां पर एक तरफ केंद्र शासन करता है, वहीं पर दूसरी तरफ राज्य का भी शासन है। याद रखिए केंद्र भी कानून बनाता है जो आपको पॉलिटी में पढ़ाया जाता है, और राज्य भी कानून बनाता है। इसलिए कर केंद्र सरकार की योजना भी होती है और राज्य सरकार की भी योजना होती है। राज्य सरकार के अंतर्गत जो रोड बनाए जाएंगे वो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनेगा, और वो जो फंडिंग आएगा वो विधायक के पास आएगा। विधायक से आपके गांव के याद रखेंगे जिस जो भी रोड बनवाएगा उसके पास फंडिंग होगा और फिर रोड बनेगा। जबकि सांसद निधि से ये भी ध्यान रखेंगे, ये सांसद निधि का जो होगा वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनेगा। तो यहां पर आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें क्या दे देगा, ऑप्शन कई दे देगा कि गांव प्रखंड जिला मुख्यालय को जोड़ती है, उसको उस सड़क को क्या कहते हैं। उसमें देगा एनएच दे देगा, एसएच दे देगा, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना दे देगा, प्रधानमंत्री। तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कहां तक? गांव तक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांव तक जो रोड आपका जाएगा, क्योंकि ये लक्ष्य है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों को डेवलपमेंट के लिए याद रखेंगे। जैसे प्रधानमंत्री याद रखेंगे योजना के तहत आप लोग को पढ़ाया जाएगा
जैसे उजाला योजना एलईडी बल्ब वितरण को लेकर था, उज्ज्वला योजना एलपीजी सिलेंडर को लेकर था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही योजना था, लड़कियों के याद रखेंगे शिक्षा को लेकर प्रधानमंत्री का एक महत्वाकांक्षी योजना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि सभी लोगों के पास ध्यान रखेंगे बैंकों से जुड़कर लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की भी शुरुआत की गई थी और उसमें याद रखेंगे देश के हर एक नागरिक का अकाउंट खुला था। तो जनधन योजना की बात करेंगे, उजाला योजना की बात करेंगे, उज्ज्वला योजना की बात करेंगे, या बिहार सरकार में 7 निश्चय योजना है और इस 7 निश्चय योजना के तहत ध्यान रखेंगे राज्य के विकास के लिए जो कार्य होता है, जिसमें याद रखेंगे मैंने कई योजना के बारे में आपके देखे होंगे कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार का दोनों का योजना है। एक जीवन हरियाली योजना या नल जल योजना या फिर हर घर नली गली योजना, ये सभी योजना के अंतर्गत देश के विकास के लिए याद रखेंगे राज्य के विकास के लिए कार्य किए जाते हैं। चलो प्यारे ध्यान देना है, कहता बीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन प्यारे ध्यान रखिएगा, फटाफट कमेंट करते जाएंगे। बीआरओ का फुल फॉर्म सदैव ध्यान रखिएगा कि बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये रोड कौन बनाता है? तो ये रोड बीआरओ ही बनाता है जो केंद्र सरकार का है। लेकिन ये रोड बनेगा कहां पर? तो याद रखेंगे सीमा पर बनेगा। जैसे भारतीय सीमा की अगर बात करेंगे तो भारतीय सीमा जैसे भारत चीन याद रखेंगे प्यारे, भारत चीन, या भारत याद रखेंगे नेपाल, या भारत याद रखेंगे पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान सीमा पर जो याद रखेंगे रोड बनाएगा, तो सीमा पर जो रोड बनेगा, क्योंकि सीमा पर गश्ती एवं सीमा सुरक्षा के दृष्टिकोण से याद रखेंगे यहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो रोड बनाती है उसको हम बीआरओ कहते हैं। इसकी स्थापना प्यारे 1960 में किया गया था। कब किया गया था? 1960 में। किसकी स्थापना? बीआरओ का। किसका? बीआरओ का। तो बीआरओ का स्थापना कब किया गया था? 1960 में किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य है कि याद रखेंगे सीमा पर बेहतर और अच्छी सड़क बनाया जाए ताकि सीमा सुरक्षा की जाए, क्योंकि देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है सीमा सुरक्षा, ताकि आसानी से सैनिक पहुंच सके, आसानी से सीमा का सुरक्षा हो सके, आपात स्थिति में वहां पर बहुत तेजी से हमारे सैनिक पहुंच सके, आसानी से उनके लिए अन्य सामान वहां से पहुंच सके। इस लेकर पूरे भारत के सीमा, वो भारत पाकिस्तान हो, भारत नेपाल, भारत चाइना, भारत बांग्लादेश हो या भारत म्यांमार हो, इस सीमा सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो रोड बनाए जाएंगे उसका जिम्मेदारी है बीआरओ को। किसको है? जो याद रखेंगे जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1960। कब हुई थी प्यारे? 1960 में। याद रखेंगे एक बात, सारे कमांडोज कमेंट करेंगे कि बीआरओ की स्थापना कब हुई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान देंगे यहां पे। कहता है यात्रियों एवं माल ढुलाई का प्रमुख साधन क्या है? यात्रियों एवं माल ढुलाई का प्रमुख साधन क्या है प्यारे? रेल परिवहन। कौन परिवहन? अब रेल से क्या पूछ सकता है, ध्यान देंगे। रेल की शुरुआत 1853 में प्यारे लॉर्ड डलहौजी, किसके समय में? डलहौजी। किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में याद रखेंगे 1853 में भारत में पहली बार रेल मुंबई और थाने के बीच चलाई गई थी। क्या ना? जबकि याद रखेंगे अगर आपसे पूछ देगा कि बताइए कि रेलवे जोन की कुल संख्या कितनी है? कितने? तो रेलवे जोन की अगर बात करेंगे टोटल कितनी है? 19। कितनी है? क्योंकि एक रेलवे जोन जो नया बना है वो दक्षिण तटीय रेलवे। कौन सा? दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय न्यू बना है विशाखापट्टनम। कहां बना है? तो दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहां बना है? विशाखापट्टनम। कहां बना है? किसका? दक्षिण तटीय रेलवे। किसका?
जबकि कुछ महत्वपूर्ण याद रखेंगे रेलवे जोन से सवाल पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा कि प्रमुख रेलवे जोन जैसे आपसे पूछ देगा, मान लीजिए कि उत्तर रेलवे का, तो ये सबको पता होनी चाहिए कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय प्यारे नई दिल्ली है। कहां है? नई दिल्ली। किसका? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां है? जबकि सबको पता है कि दक्षिण रेलवे, कौन रेलवे? दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। कहां है? जबकि पश्चिम रेलवे, कौन सा? पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है मुंबई। कहां है? कहां है भाई? और पूर्वी रेलवे पूछ दे तो कोलकाता। पूर्वी रेलवे कोलकाता, पूर्वी रेलवे। जबकि ध्यान रखेंगे, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए, जिसमें कुछ पेचीदा भी आपसे पूछ सकता है, जैसे कभी कभी पूछ लेता है दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय। तो दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है प्यारे हुबली। कहां है? हुबली नहीं, हुबली। हुबली कहां पड़ता है? कर्नाटक। हुबली कहां पड़ता है? एक है हुबली जो है बंगाल में, एक है हुबली। हुबली कहां है? कर्नाटक। तो दक्षिणी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां है? हुबली, कर्नाटक। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां है? हुबली। कहां है? कर्नाटक। हुबली कहां है? हुबली कहां है? जबकि प्यारे कभी कभी आपसे पूछ देता है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय, तो पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय मेरे कमांडोज कमेंट करेंगे तो यह है जबलपुर। कहां है? तो जबलपुर की अगर बात करेंगे तो जबलपुर है, याद रखेंगे, पश्चिम मध्य रेलवे। कौन रेलवे? तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? जबलपुर। कहां है? तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? और स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि भारत के विकास और डेवलपमेंट के लिए भारतीय रेल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज्यादा लंबी दूरी की जो देश के आंतरिक भाग में जो यात्रा होती है वो भारतीय रेल ही करता है। प्रतिदिन 2 से 3 करोड़ यात्री भारत में यात्रा करते हैं, जबकि माल ढुलाई इंटरनल माल ढुलाई की बात करेंगे, बड़े पैमाने पर सीमेंट, बड़े पैमाने पर खाद्यान्न एक जगह से दूसरे जगह, तो ध्यान रखिएगा वो भी रेलवे के द्वारा होता है। इसलिए कर यात्री और माल ढुलाई का प्रमुख साधन है प्यारे रेल परिवहन। कौन परिवहन? और रेल की शुरुआत 1853 में किसके समय? डलहौजी के समय। किसके समय? तो डलहौजी के समय याद रखेंगे रेल की शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? रेल की। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल, और इसीलिए ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देंगे क्वेश्चन संख्या इसमें अपडेट कर देंगे, चूंकि पुराने पैटर्न के सवाल हैं। तो देश में रेलवे के प्रशासनिक सुविधा के लिए कितने मंडलों को बांटा गया है? 19। यहां 19 जॉन कर दीजिएगा प्यारी, 18 पहले था, चूंकि नया बना है। नया कौन बना है? दक्षिण तटीय। एक 18 था, एक उसमें और जुड़ गया, 19 हो गया, और वो बना है दक्षिणी तटीय रेलवे। दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय प्यारे कहां है? विशाखा। विशाखा याद रखेंगे, पटनम। एक बार कमेंट कर देंगे कि दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहां है? विशाखापट्टनम। कहां है? विशाखापट्टनम। ध्यान रखिए, कौन सा? दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहां है? विशाखापट्टनम। चलिए फास्ट कमेंट भी करते जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट सवाल प्यारे, बिहार में एकमात्र रेल जोन या मंडल कौन है? पूर्व मध्य रेलवे। कौन रेलवे? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? हाजीपुर। कहां है प्यारे? हाजीपुर। कौन? पूर्व मध्य रेलवे। कौन? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? हाजीपुर। कहां है? अच्छा बताइए, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? प्रयागराज है ना, इलाहाबाद। याद रखेंगे, उत्तर मध्य रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट से प्यारे, उत्तर मध्य रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे तो आपको पता ही है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कमेंट करेंगे, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्यारे कहां पे? प्रयागराज। इलाहाबाद या प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? प्रयागराज। जबकि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? कहां पे? हाजीपुर। कहां पे? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है,
जबकि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है प्यारे? प्रयागराज। कहां पे? कंफर्म ना? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है प्यारे कि प्रथम रेल कब और कहां से, याद रखेंगे, चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच। किलोमीटर कितना था? 34। ये थोड़ा वीवीआई इंपॉर्टेंस हो सकता है कि रेलवे की जो लंबाई मुंबई से थाने के बीच चला था वो कुल कितना किलोमीटर था? 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? तो स्पष्ट रूप से पहली बार भारत में रेलवे चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में, मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। और ध्यान रखेंगे इसकी कुल लंबाई 34 किलोमीटर थी। तो एक बार ऑनलाइन वाले बताएंगे कि इसकी कुल लंबाई प्यारे कितना था? 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। क्लियर ना? और ये कब? 1853 में। किसके समय? डलहौजी के समय। किसके समय? डलहौजी के समय। याद रखिएगा इसी के समय भारत में डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। किसके सेवा? तो रेल सेवा और डाक सेवा, रेल सेवा और डाक सेवा की शुरुआत किसके समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, जिसने राज हड़प नीति लाया था। क्या लाया था? राज हड़प नीति या व्यापक सिद्धांत लेकर आया था। कौन? डलहौजी। क्लियर ना? एकदम ध्यान देना है। हम कहे थे ना पतझड़ बनेगा, और बनने के कगार पर, लेकिन मॉनसून इतना बढ़िया है कि पतझड़ बन नहीं रहा है। हम तो कोशिश में थे, लेकिन मॉनसून का आगमन बढ़िया है ना? चलिए, आज हमें प्रसन्नता इस बात की हो रही है कि आज अब कोई नहीं बची है। वो मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा कहने का उचित ये है, नहीं है। अच्छा, एक है, हम तो सोचे थे कि विलुप्त हो गई हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। चलिए, अंकुश कुमार, कोई बात नहीं है। चलिए, पेट्रोलियम पदार्थ, जल एवं गैस आदि का स्थान से दूसरे स्थान किस माध्यम से पहुंचाना आसान है? प्यारे गौर करना। देखो, ट्रांसपोर्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टिंग में परिवहन में जल मार्ग सबसे ज्यादा दुनिया में, अगर पूछेगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टिंग जो आयात निर्यात सामान का होता है वो जल मार्ग से होता है। किससे होता है? और जल मार्ग के लिए कोई भी देश के पास बंदरगाह होता है। क्या होता है? जैसे हमारे देश में बंदरगाह बहुत सारे हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे भी। जबकि दूसरा मैंने कहा था किसी भी देश के लिए माल ढुलाई सबसे ज्यादा होता है तो वो है रेल। क्या? उसके बाद है सड़क मार्ग। कौन? लेकिन गैस और कच्चे पेट्रोलियम की बात करेंगे तो वो सबसे ज्यादा पाइपलाइन से होता है। किससे होता है? अब ये पाइपलाइन क्या है कि ध्यान रखेंगे, तटीय बंदरगाहों पर से क्रूड ऑयल, कच्चा पेट्रोल, याद रखेंगे गैस को देश के आंतरिक भाग में जहां पर भी ध्यान रखेंगे कि पेट्रोलियम के, याद रखेंगे, रिफाइनरी हैं। जैसे भारत के बड़े पेट्रोलियम रिफाइनरी में से एक उत्तर प्रदेश का, याद रखेंगे, मथुरा। उत्तर प्रदेश का पूरे बिहार और झारखंड को जो पेट्रोलियम जाता है वो बरौनी से। किससे जाता है कि नहीं? तो कच्चे क्रूड ऑयल और गैस जो आता है वो पाइपलाइन के माध्यम से। किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? जैसे हल्दिया से, याद रखेंगे, हल्दिया से बरौनी, हल्दिया से, और याद रखेंगे हल्दिया से फिर याद रखेंगे बरौनी के रास्ते आसाम। कहां? ये पाइपलाइन के माध्यम से हम अपने परिवहन को सुगम बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं कि नहीं? जबकि पेट्रोलियम या पेट्रोलियम पदार्थ का एक्सपोर्ट, जो आपका आवागमन होता है वो रेल के द्वारा भी होता है। आप देखे हुए कि रेलवे में बहुत सारे आप देखे होंगे कि पेट्रोलियम का बहुत बड़ा बड़ा टैंकर रेल का होता है कि नहीं होता है? तो रेलवे भी, याद रखेंगे, आपका क्रूड ऑयल पेट्रोलियम का ट्रांसपोर्टिंग करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर, याद रखेंगे,
क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम गैस के ट्रांसपोर्टिंग के लिए पाइपलाइन बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? तो बताइए, माल ढुलाई करता है कि नहीं करता है? तो पाइपलाइन भी माल ढुलाई करता है कि नहीं करता है? तो ये ध्यान रखेंगे, पाइपलाइन भी परिवहन का एक बड़ा मार्ग है। तो ये स्पष्ट रूप से याद रखिएगा, आंसर प्यारे हो जाएगा पाइपलाइन परिवहन। कौन परिवहन? पाइपलाइन परिवहन, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर प्यारे, क्या कहता है? ध्यान देना है कमांडोज। कहता है नेक्स्ट सवाल, पश्चिम बंगाल के हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी पर कौन सा है भाई? कहता है नेशनल वाटरवेज, NW, नेशनल वाटरवेज क्या है प्यारे? एक। नेशनल वाटरवेज क्या है? एक, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग। क्या कहते हैं? नेशनल वाटरवेज का मतलब होता है प्यारे राष्ट्रीय, याद रखिएगा, आपको मिलेगा राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग। तो राष्ट्रीय जलमार्ग प्यारे याद रखेंगे, वाटरवेज संख्या एक, जो दो शहरों को जोड़ता है, हल्दिया से कहां तक? इलाहाबाद। हल्दिया से, तो एक बार यूट्यूब वाले हमारे कमांडोज कमेंट करेंगे कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक, जो याद रखेंगे गंगा नदी पर है, जिसका मूल उद्देश्य देश के आंतरिक परिवहन या आंतरिक ट्रांसपोर्टिंग, मतलब नदी पर बहुत सारे याद रखेंगे चीजों का आवागमन, ट्रांसपोर्टिंग के लिए राष्ट्रीय। अब कहेंगे कि इलाहाबाद के बाद ऊपर क्यों नहीं बनाया गया? कानपुर तक बना दिया जाता, इसके अलावा ऊपर और तो नहीं प्यारे, इसलिए क्योंकि गंगा नदी इलाहाबाद के बाद होता है क्या? ढाल ले लेता है, ऊपर जाना शुरू हो जाता है। अब ऊपर जाएगा तो नाव या जहाज उसमें अवरुद्ध होगा, नहीं चल पाएगा। कोई भी याद रखेंगे, नाव या परिवहन के लिए समतल भूमि चाहिए, पानी का लेयर कम से कम एक जैसा होना चाहिए। तो इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा बिल्कुल प्लेन एरिया में बहती है, इसे लेकर भारत का सबसे लंबा याद रखेंगे NW, नेशनल वाटरवेज, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक, जो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा पर है। किस पर है? अब इसका क्या उद्देश्य है कि यहां से ट्रांसपोर्टिंग होता है, नाव का आवागमन, जहाज का आवागमन, ताकि आसानी से कोई चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए। अगर बात करेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करेंगे, तो ये पहला जो है वो यूपी, बिहार, थोड़े से झारखंड और पश्चिम बंगाल को टच करता है, मतलब ये 4 राज्यों को जोड़ता है। जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 हम आपको पढ़ा चुके हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदैव ध्यान रखिएगा प्यारे, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की अगर बात करेंगे या नेशनल वाटरवेज 2 की बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो आसाम में है। कहां है प्यारे? आसाम में। और ये सदिया को, किसको? सदिया को याद रखेंगे धुबरी से। सदिया को किससे? धुबरी से याद रखेंगे जोड़ता है, सदिया को धुबरी से जोड़ता है। कौन सा? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की बात करेंगे तो किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र। किस नदी पर? और ये याद रखेंगे है कहां पे? आसाम। कहां पे? आसाम में। कहां पे? जो सदिया को किससे? सदिया को और प्यारे याद रखिएगा, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की अगर बात करेंगे तो ये कृष्णा और ब्रह्मपुत्रा को जोड़ता है। कृष्णा और किसको? कृष्णा और किसको? ब्रह्मपुत्रा को। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर प्यारे क्या कहता है? ध्यान देना है। कहता है कि गुजरात के कच्छ में कांडला पतन जो बंदरगाह है, कैसी बंदरगाह है? कैसी बंदरगाह? ज्वारीय बंदरगाह। कौन बंदरगाह? देखो प्यारे, पतन, पतन कहें, बंदरगाह कहें, पोर्ट कहें, देखो पतन को ही बंदरगाह कहते हैं और बंदरगाह को ही याद रखेंगे पोर्ट भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब एकदम ही आपके सवाल ही हर वक्त आता है, एक ज्वारीय बंदरगाह और एक ज्वारनद मुख बंदरगाह, सबका वेरीफाई होगा ये छुट्टी में, क्योंकि सब छुट्टी मनाने के लिए जा रहा है ना, लड़का भी है, मास्टर भी है, तो जो भी
कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इसी में आपको पूरा वेरीफाई करेंगे। यूट्यूब पर भी हमारा कमांडो एकदम होली खेलते हुए भी क्लास कर रहा है। चलो कोई बात नहीं है, जैसे मन है वैसे पढ़ो, लेकिन पढ़ो, है ना। हाँ, जैसे मन है वैसे पढ़ो, होली खेल के आओ, पढ़ो, लेकिन पढ़ो, क्योंकि आपकी होली अभी फीका है और अगले साल रंगीन हो जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं, है कि नहीं है। तो स्पष्ट है कि आपका होली सदैव रंगीन हो। जब जॉब नौकरी लग जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, कोई भी रोजगार, क्योंकि भौतिक बाद का समय चल रहा है। यहां पर सारे सुख सुविधा के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, और वो पैसे प्राप्ति तभी होगी जब आप रोजगार में होंगे। बशर्ते अपना सोच होता है रोजगार किसी प्रकार का हो, वह आपका स्किल रोजगार हो, जॉब के माध्यम से हो। तो जो लोग ये बना लिया कि मुझे मेहनत करके जॉब लेना, तो वो लोग लेंगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे, गुजरात का कच्छ कौन सा बंदरगाह? ज्वारी है। आइए समझ लीजिए क्या है ज्वारीय बंदरगाह। देख प्यारे, आराम से देखो, ये है गुजरात, ये गुजरात है ना। आराम से हमने कई बार बताया है कि गुजरात में एक बंदरगाह है कांडला। क्या नाम है? जिसे दीनदयाल बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? यहीं पर प्यारे एक बंदरगाह है ओखा। कौन सा? ओखा। कौन सा? गुजरात में ही प्यारे एक बंदरगाह है बेरावल। कौन सा? लेकिन कभी आप समझें कि कांडला के बारे में कहता है कि ये ज्वारीय बंदरगाह है। क्या होता है? तो ज्वार होता है कि गुजरात में ये जो आपका कच्छ की खाड़ी है ना, ये कच्छ का खाड़ी है छिछला। आप कहिएगा ये छिछला की होता है, तो छिछला होता है यहां पानी कम है। पानी क्या है? कम है, मतलब पानी कम है खाड़ी में। तो पानी जब कम रहेगा तो ऑटोमेटिक है जहाज नहीं आ पाएगा। जहाज नहीं आएगा तो जहाज उधर 5 किलोमीटर अंदर गहरा समुद्र में खड़ा रहता है, क्योंकि इधर जब आएगा तो मिट्टी उट्टी है, कम पानी है, फंस जाएगा, फिर निकलियो नहीं पाएगा। और जब नहीं निकल पाएगा तो जहाज का जो पायलट है ना, पानी वाला, वो इंतजार करते रहता कि कब ज्वार आएगा। अब मेरे नालायकों, तुम ही बताओ कि जब ये ज्वारवा आएगा तो ज्वार में पानी क्या होता है? ऊपर उठता है। और जब ज्वार में पानी क्या होगा? ऊपर उठेगा। और जब पानी ऊपर उठता है तो जहाजों क्या होता है? ऊपर उठ जाए, नहीं उठेगा। अरे जब पानी ऊपर उठेगा तो जहाज नहीं उठेगा। जहाज जब ऊपर उठता है, और वही ज्वार जब आता है तो तट के पास ढेर सारा पानी लेके आएगा, बाद में नहीं लौटेगा। तो जैसे ही ज्वार आया तो उसी के साथ वो जहाज भी आ जाएगा। उसी के साथ क्या आ जाएगा? जहाज आ जाएगा। और जहाज जब आ जाएगा तो जहाज बंदरगाह पर लग गया। तब तक उसका माल जो भी आया है उसको क्या करेगा? अनलोड करेगा। फिर पायलट देखता कि फिर ज्वार आएगा, और ज्वार जैसे आया फिर जहाज ऊपर उठा, और फिर भाटा के साथ जो है वो मुड़ गया, चला गया गहरे समुद्र में। तो आप ही से मैं पूछ रहा हूं कि बताइए, अगर ज्वार नहीं आएगा तो जहाज बंदरगाह तक पहुंचेगा? तो बताइए कि जहाज के साथ साथ ज्वार भी मदद किया कि नहीं किया? इस लेकर इस बंदरगाह को सुचारू रूप से बेहतर करने में ज्वार का बड़ा योगदान है। किसका योगदान? इस लेकर गुजरात के कांडला या दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह को हम ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बताओ, कांडला, अब पूछेगा कांडला है कच्छ की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में। क्या कहिएगा? कच्छ की खाड़ी में। किस खाड़ी में? कौन बंदरगाह? कांडला। कौन? तो कांडला किस खाड़ी में प्यारे? कच्छ की खाड़ी में। कैसे बंदरगाह? ज्वारीय। कैसे बंदरगाह? जबकि प्यारे अगर पूछ ले कि बताइए, कांडला का नाम बदल दिया गया दीनदयाल। क्या कर दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कौन बंदरगाह? तो दीनदयाल बंदरगाह की बात करेंगे तो कांडला को ही कहा गया। किसको कहा गया है? कांडला को। क्लियर ना? नेक्स्ट सवाल की ओर प्यारे चलेंगे। क्या कहता है ऑनलाइन वाला? समझ ये आया कि नहीं आया? समझ आया तो याद रखेंगे ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण कौन है? कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। भारत में कुल निर्यात
का कच्चा लौह अयस्क निर्यात किस बंदरगाह से होता है प्यारे? तो याद रखें, कुल निर्यात का कच्चा लौह अयस्क निर्यात होता है मार्मा गोवा। कौन बंदरगाह? मार्मा गोवा कहां है प्यारे? गोवा में। कहां है? कौन बंदरगाह? मार्मा गोवा। जबकि प्यारे ध्यान रखिएगा, भारत में जो लोहे का निर्यात होता है ना, लौह अयस्क का, भारत में याद रखिएगा लौह अयस्क का जो निर्यात होता है, लौह अयस्क मतलब लोहा जो होता है, वो सबसे ज्यादा तो याद रखेंगे, कहता है कुल निर्यात में कच्चा लोहा का निर्यात तो मार्मा गोवा से होता ही है। जबकि याद रखेंगे पारादीप, कौन बंदरगाह? पारादीप बंदरगाह की बात करेंगे, कहां है प्यारे? उड़ीसा। कहां है? और उसके बाद दूसरा याद रखेंगे विशाखापट्टनम। कौन सा? विशाखापट्टनम। कौन भाई? विशाखापट्टनम कहां है? आंध्र प्रदेश। कहां भाई? आंध्र प्रदेश। चूंकि ये दोनों बंदरगाह के पास से ना उड़ीसा और प्यारे याद रखेंगे झारखंड और छत्तीसगढ़ का लौह अयस्क जो है केंद्र है वो काफी नजदीक पड़ता है, इस लेकर याद रखेंगे जापान, ऑस्ट्रेलिया, गौर कीजिएगा, जापान और ऑस्ट्रेलिया को जो कच्चा लोहा भारत निर्यात करता है वो याद रखेंगे कि वो पारादीप और विशाखापट्टनम से करता है। पारादीप और किससे? तो पारादीप और विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान और ऑस्ट्रेलिया को, जापान और किसको? लोहे का निर्यात होता है। जबकि सदैव ध्यान रखिएगा कि मार्मा गोवा से याद रखेंगे ईरान को, किसको? ईरान को याद रखेंगे लोहा का निर्यात भारत करता है। किसका निर्यात करता है? लोहा का। किस बंदरगाह से? मार्मा गोवा। किससे प्यारे? तो मार्मा गोवा से याद रखेंगे ईरान को, किसको? इसी लेकर भारत ईरान में एक बड़े से बंदरगाह का याद रखेंगे डेवलपमेंट किया है। ईरान में ही प्यारे भारत ने चाबहार, नाम सुने होंगे, चाबहार बंदरगाह की बात करेंगे। चाबहार बंदरगाह का जो डेवलपमेंट भारत ने किया है, ईरान में किया है। चूंकि याद रखेंगे भारत और ईरान के बीच याद रखेंगे एक्सपोर्ट को लेकर दोनों देश के बीच काफी आयात और निर्यात होता है। चूंकि ईरान याद रखेंगे भारत से लोहे लेता है और ईरान से हम बड़े पैमाने पर याद रखेंगे क्रूड ऑयल व पेट्रोलियम लेते हैं। इसके अलावा ईरान हमसे अनाज के अलावे याद रखेंगे बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र और कपास का भी आयात करता है। इस लेकर ईरान और भारत के बीच याद रखेंगे एक्सपोर्ट को लेकर संबंध अच्छे हैं। इस लेकर भारत ने ईरान में एक बड़े से बंदरगाह का डेवलपमेंट किया है, चाबहार। कौन सा? तो चाबहार बंदरगाह। कमेंट कीजिएगा कि चाबहार बंदरगाह कहां है प्यारे? ईरान में। कहां पे? जबकि अगर मैंने कहा था मार्मा गोवा, कौन सा? मार्मा गोवा बंदरगाह कहां है? गोवा। मार्मा गोवा से जो लोहा जाता है किस देश को? ईरान को। किसको? जबकि पारादीप का संबंध कहां से है? उड़ीसा। पारादीप का संबंध और विशाखापट्टनम और कई बार आप देखेंगे कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी याद रखेंगे कहां है? विशाखापट्टनम। जबकि याद रखेंगे बड़े बड़े जलयान और शिप, हिंदुस्तान शिपयार्ड की अगर मैं बात करूं जहां बड़े बड़े जहाज का निर्माण होता है तो हिंदुस्तान शिपयार्ड भी विशाखापट्टनम में है। कहां पर है? कहां है? कौन शिपयार्ड? हिंदुस्तान शिपयार्ड। कौन शिपयार्ड? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड कहां है? और ये दोनों बंदरगाह से जो लोहा जाता है वो जापान और ऑस्ट्रेलिया को जाता है। जापान और किसको? जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर प्यारे, क्या कहता है ध्यान देना है। नेक्स्ट सवाल, सरकार ने वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया था? 1953 में। 1953 में। कौन परिवहन प्यारे? वायु परिवहन। कौन परिवहन? अच्छा बताइए कि भारत में पहली बार हवाई जहाज कहां से कब चला था? 1911 में प्यारे, याद रखिए पहली बार 1911 में। कहां से कहां? इलाहाबाद से नैनी, मतलब प्रयागराज से याद रखेंगे, पूर्व में इलाहाबाद कर दीजिए,
प्रयागराज से याद रखिए प्यारे नैनी के बीच चलाया गया था पहली बार। जैसे रेल 1853 में चला था, उसी प्रकार से 1911 में प्यारे ध्यान रखिएगा कि पहली बार हवाई जहाज या वायुयान का शुरुआत किया गया था प्रयागराज से नैनी, जो पूर्व में इलाहाबाद से नैनी। इलाहाबाद से कहां? नैनी। इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद से नैनी, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्या कहता है प्यारे, ध्यान देना है। कहता है कि इंडियन एयरलाइंस को अब किस नाम से जाना जाता है? एयर इंडिया। कौन इंडिया? तो ये भारत की याद रखेंगे सरकारी विमानन कंपनी थी। कौन प्यारे? एयर इंडिया। कौन? याद रखेंगे जिस प्रकार एयर इंडिया की बात करेंगे तो ये सरकारी कंपनियां थी। कोरोना में फिर इसको टाटा ने अपने कब्जे में लिया। पहले टाटा का ही था, फिर भारत सरकार ने लिया। तो घाटा जहां होता है तो सरकार इसको क्या करता है, शेयर को या इसको क्या बेच देता है। लेकिन याद रखेंगे एयर इंडिया पूर्व में याद रखेंगे भारत की था, भारत की कंपनियां थी जो याद रखेंगे आपके वायु क्षेत्र में याद रखें, खास करके वायु परिवहन में बड़ा इसका योगदान था। तो इंडियन एयरलाइंस को अब किस नाम से जाना जाता है? एयर इंडिया। अक्सर देखेंगे कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब जाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि लिखा होगा आपका एयर इंडिया। क्या लिखा रहता है? एयर इंडिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल प्यारे क्या कहता है? कहता है कि चेन्नई किस प्रकार का पतन है? बताइए। कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब समझते हैं ना? कृत्रिम का मतलब क्या होता है? क्लियर ना? चलिए, कृत्रिम का मतलब होता है प्यारे, कृत्रिम का मतलब होता है नेचुरल जो हम बनाते हैं। आइए समझाते हैं। सबसे पहले हम बंदरगाह की बात करेंगे। तो बंदरगाह में कृत्रिम और प्राकृतिक कौन होता है उसको समझना है। देखो भाई, ये बंदरगाह यहां पे सबसे पहले प्यारे गौर करना, हमने अभी बताया था कांडला। कौन सा? कांडला है गुजरात। इस समझ लीजिएगा गुजरात। यही गुजरात में एक बंदरगाह है ओखा। कौन सा? ओखा। NH मतलब महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, और यहीं पर है याद रखेंगे न्यावा सोबा, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। न्यावा सोबा को क्या कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्या कहते हैं? इसके अलावा प्यारे ध्यान रखिएगा कि यहां पे ध्यान रखिएगा कि गोवा में एक बंदरगाह है मारमा गोवा। कौन सा? मारमा गोवा बंदरगाह गोवा में है। कहां पे है? गोवा। जबकि सबको पता है कोची। कौन सा? कोची कहां प्यारे? केरल। और केरल में ही था कालीकट। कौन सा? तो कालीकट और कोची की बात करेंगे कहां है? केरल में। कहां प्यारे? केरल में दो बंदरगाह। कौन कौन? कोची और तो कोची और कालीकट का संबंध कहां से है? केरल से। जबकि प्यारे याद रखना कोलकाता। कौन सा? कोलकाता और प्यारे हल्दिया। कौन सा? कोलकाता और हल्दिया है वेस्ट बंगाल में। कहां पे? कोलकाता से प्यारे चाय, क्या चीज? चाय और जूट का निर्यात करता है। किसका निर्यात? तो चाय और जूट का निर्यात किस बंदरगाह से? कोलकाता। किससे? जबकि हल्दिया बंदरगाह वेस्ट बंगाल में। कहां है? हुगली नदी के मुहाने पर। किस नदी के मुहाने पर? जबकि अभी मैंने बताया था पारादीप। कौन सा? पारादीप बंदरगाह प्यारे है उड़ीसा में। कहां है? तो उड़ीसा में कौन बंदरगाह? पारादीप। जबकि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? विशाखापट्टनम। कौन पट्टनम? विशाखापट्टनम प्यारे आंध्र प्रदेश। कहां पे? कौन बंदरगाह? जबकि प्यारे गौर करना चेन्नई। कौन सा? चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है। कैसे बंदरगाह? यहां पर याद रखेंगे जो बंदरगाह का डेवलपमेंट किया गया आर्टिफिशियल तरीके से किया गया है। जहाज यहां तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि ये सागर छिछला है। यहां पर महासागर या खाड़ी छिछला है, इसलिए कर इसको गड्ढा भर करके कृत्रिम तरीके से, जैसे याद रखेंगे दो प्रकार के झील होते हैं,
एक नेचुरल होता है और एक कृत्रिम होता है प्यारे। जैसे आप सुने होंगे, जैसे आप नाम सुने होंगे चिल्का झील। चिल्का एक प्राकृतिक झील का उदाहरण है, बूलर एक प्राकृतिक झील का उदाहरण है, सांभर एक प्राकृतिक झील का उदाहरण है। जबकि हम नदी पर बांध बनाकर बड़ा सा झील या डैम बनाते हैं, जैसे नाम सुनेंगे गोविंद सागर सतलज नदी पर, गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर, कृष्ण राजा सागर डैम, जो याद रखना प्यारे कि ये कावेरी नदी पर है। जैसे आप शिव समुद्रम जलाशय का नाम सुने होंगे कावेरी नदी पर, जैसे आप सरदार सरोवर झील का नाम सुने होंगे गुजरात में नर्मदा नदी पर। तो उसी प्रकार से याद रखिए बंदरगाह में चेन्नई जो है उसको मानव के द्वारा तैयार किया गया था, इस लेकर चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है। कैसे बंदरगाह का, कैसे बंदरगाह? जबकि प्यारे तमिलनाडु में ही याद रखेंगे एक बंदरगाह है एन्नौर। कौन सा नाम सुने ना? तो एन्नौर बंदरगाह कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। और यहीं पर एक बंदरगाह है तूतीकोरिन। कौन सा? तो तूतीकोरिन प्यारे ये भी कहां है? तमिलनाडु में। कहां पे? तो तमिलनाडु में 3 बंदरगाह प्यारे। कितने बंदरगाह? 3। पहला कौन? चेन्नई। चेन्नई के बाद एन्नौर, एन्नौर के बाद तूतीकोरिन। कितने बंदरगाह? 3। कितने? तो बताओ कि चेन्नई कैसे बंदरगाह का? कैसे प्यारे? कृत्रिम। एक बार सारे ऑनलाइन कमांडोज कमेंट करेंगे कि चेन्नई कैसे बंदरगाह का उदाहरण है। चलिए फास्ट कमेंट भी आप लोग करते जाएंगे, फास्ट कमेंट करते जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। चलिए 1 मिनट में 1.25 मिनट लो, लेकिन पूरा क्लियर करो। चलिए ऑनलाइन वाले, चलिए AK सुमन, अब सुन लीजिए। AK सुमन, रीमा यादव, इसके अलावा याद रखेंगे देवी, चलिए गायत्री राहुल, चलिए रिया पांडे, चलिए बहुत अच्छा कमेंट आ रहा है। अमृता, शिवानी, विपिन, चलिए बहुत अच्छा। सत्यम पांडे बहुत अच्छा। शहनवाज हुसैन भी हैं, विपिन है, रोजी खान है, चलिए प्रेम लता बहुत अच्छा। दिलीप, चलिए बहुत बढ़िया। गौरव कुमार हैं, अनुराग कृष्णा बहुत अच्छा। उमेश, चलिए बहुत अच्छा। माला कुमारी, सत्यम, चलिए अनुज कुमार, सारे लोग का बेहतर कमेंट आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। क्या बोल रही है? हाँ तब ठीक से बोलो, हंस के क्या बोल रही है? चलिए लिखिए, पूरा सीरियस बनिए। चलिए फास्ट कमेंट करेंगे आप लोग। अब डॉक्टर के पास जाए, दवा मांगे, दीजिए ना, वो बोली। सबका सलीका है ना। हो गया? अब तुम लिखते रह जाना, होली खत्म हो जाएगा तब तक। हो गया? चलिए YouTube वाले हमारे कमांडोज नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। एकदम YouTube वाले भी एकदम लगातार एकदम बना हुआ है, और हमको बहुत खुशी है आज के डेट में जितने YouTube पर हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट हम उपलब्ध कराएंगे, इस बात का मैं आपको जानकारी दे दूं। हो गया इधर? चलिए, अरे फोटो खींच लो। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर प्यारे। कहता है, गौर करेंगे कि सदिया से धुबरी किस नदी पर जल परिवहन मार्ग है? सदिया से धुबरी किस नदी पर जल परिवहन मार्ग है? ब्रह्मपुत्रा। और यह है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या प्यारे कितना? 2। नेशनल वाटरवेज 2 याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है?
तो ब्रह्मपुत्र नदी पर याद रखिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 प्यारे ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जबकि अभी मैंने बताया था कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है नेशनल वाटरवेज 1 जो गंगा नदी पर है, और ये हल्दिया से प्रयाग है। हल्दिया से कहां तक? प्रयाग। हल्दिया से प्रयाग, एकदम पूरा ध्यान रखना है प्यारे। चलिए, कोट्टापुरम से कोल्लम राष्ट्रीय जलमार्ग किस राज्य में है? केरल। किस राज्य में? तो ये 2 प्लेस हैं, ध्यान रखिएगा, कोट्टापुरम से कोल्लम। कोट्टापुरम से, ये दोनों प्लेस कहां है? तो पूछेगा कि कोट्टापुरम से कोल्लम राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या किस राज्य में है? केरल। किस राज्य में? लेकिन केरल से मेरे प्यारे इतना ही सवाल नहीं है, केरल से है कि केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? इस तट पर मोनोजाइट, क्या प्यारे? मोनोजाइट या थोरियम के भंडार हैं। किसके भंडार हैं? तो मोनोजाइट या थोरियम के भंडार किस तट पे? केरल के मालाबार। केरल के, सबको पता है कि सबसे पहले मॉनसून कहां पहुंचेगी प्यारे? तो मॉनसून सबसे पहले केरल में। कहां पे प्यारे? याद रखेंगे, मसालों। किसका? मसालों का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन प्यारे? केरल करता है। कौन? जिसमें रबड़, काजू, रबड़ और क्या? रबड़, काजू, लौंग और गोल मिर्च का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? इसलिए कर मसालों का राज्य किसे कहते हैं? केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार। क्या कन्फर्म ना? जबकि प्यारे समझ लेना कि केरल में सबसे ज्यादा लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहां? याद रखेंगे, प्रत्येक 1000 में स्त्रियों की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में? और सबसे महत्वपूर्ण प्यारे, साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहां? कहां? तो लिंगानुपात सबसे ज्यादा, साक्षरता दर, मसाले का उत्पादन, जबकि मालाबार तट कहां? सबसे पहले मॉनसून कहां आएगा? केरल। कहां पे? तो सबसे पहले मॉनसून कहां आएगा? केरल आएगा। कहां आएगा? जबकि केरल से और भी सवाल है प्यारे। केरल में सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि केरल की अगर बात करेंगे तो यहां पेरियार, कौन सी? पेरियार नदी है। पेरियार क्या है? झील। क्या? और याद रखिए नेशनल पार्क। क्या? तो पेरियार झील, पेरियार नदी और पेरियार नेशनल पार्क कहां है? केरल। कहां पे? कहां पे? कंफर्म ना? तो केरल से इतने सवाल आपको बताए गए प्यारे, याद रखिएगा। ऑनलाइन कमांडोस बिल्कुल हाई अलर्ट पर रहेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है प्यारे कि किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या। क्या कहते हैं? जनसंख्या। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या से अब लीजिए सवाल। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन है? यूपी। सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी। इसके बाद सबसे कम जनसंख्या कहां प्यारे? सबसे कम जनसंख्या सिक्किम। कहां पे? सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम। सबसे ज्यादा यूपी। सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां है? जन घनत्व की बात करेंगे प्यारे, कहां है? बिहार। सबसे ज्यादा डेंसिटी या जन घनत्व कहां? और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां है? अरुणाचल। कहां का? अरुणाचल का है ना। सबसे कम डेंसिटी वाला कौन? अरुणाचल। कौन? प्रति वर्ग किलोमीटर 17 लोग। कितने लोग? कितने लोग? तो सबसे कम डेंसिटी वाला कौन? अरुणाचल। और सबसे ज्यादा कौन? सबसे ज्यादा बिहार। तो सबसे अधिक आबादी वाला कौन? यूपी। और सबसे कम कौन? सिक्किम। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां का है? बिहार। और सबसे कम अरुणाचल। क्लियर ना? याद रखिएगा। अगर बात पूछेगा कि सबसे पहले याद रखिए, सर्वप्रथम प्यारे, सर्वप्रथम याद रखेंगे जनगणना की अगर बात की जाएगी तो सर्वप्रथम जनगणना याद रखेंगे कहां हुआ था? सर्वप्रथम जनगणना याद रखिए किसके समय हुआ था? लॉर्ड मियो के समय। किसके समय?
1872 तो सर्वप्रथम भारत में जनगणना लॉर्ड मियो के समय 1872 में, और जबकि प्यारे नियमित, कौन सा नियमित जनगणना की बात करेंगे तो किसके समय? रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के समय 1881। 1800 तो याद रखिए नियमित जनगणना किसके समय? रिपन के समय। किसके समय? कब हुआ था? 1800। जबकि प्यारे सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मियो के समय। किसके समय? लॉर्ड मियो के समय। कब? 1800 कंफर्म ना? अभी जनगणना जो लास्ट हुआ था वो 2011 में हुआ था। कब हुआ था? 2011। याद रखिएगा, नेक्स्ट जैसे ही आएगा हम आपको अपडेट जानकारी देंगे। कहता है प्यारे भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई? 1872। 1800 और अभी मैंने बताया था कि ये हुआ था लॉर्ड मियो के समय। किसके समय? लॉर्ड मियो के समय। याद रखेंगे के समय प्यारे याद रखेंगे। और उस समय ये याद रखेंगे भारत का वायसराय था। भारत का क्या था? कौन? लॉर्ड मियो। कौन? तो 1872 में भारत का वायसराय कौन था? और उसी के समय याद रखेंगे पहली याद रखेंगे जनगणना हुई थी। प्यारे ध्यान रखना। कहता है प्यारे कि भारत में व्यवस्थित जनगणना कब शुरू हुई थी? 1881। अभी तो बताए थे कि नियमित जनगणना। कौन जनगणना? तो नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन। नियमित जनगणना और पहली बार जनगणना मियो के समय। क्लियर? 1881। 1800 और प्यारे आज के सेशन का लास्ट सवाल होगा। कहता है प्यारे कि जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? प्रत्येक 10 वर्ष। प्रत्येक लास्ट जनगणना हुआ 2011 जो चल रहा है अभी तक। इसके बाद होना था 11 के बाद 21 में। कब प्यारे? लेकिन 20 और 21 एक आपातकाल बन गया दुनिया के लिए और वो था कोरोना। कौन? तो कोरोना के कारण बाधित हुआ। और याद रखेंगे चूंकि आदमी बचिए नहीं रहा था तो गिनता किसको? जे गणना करने के लिए जाता वही खत्म हो जाता। तो याद रखिए दुनिया 2020 और 21 दुनिया तबाह रहा एक कोरोना वायरस को लेकर। इस लेकर ध्यान रखेंगे जब दुनिया के सारे व्यवस्था ठप हो गए तो आदमी को कौन गिनता? आदमी बचिए नहीं रहा था, आदमी तो मर रहा था। इस लेकर दुनिया भर में जो जहां भी जनगणना हो रहा था या कोई भी काम था उसको स्थगित किया गया था। इस लेकर 2011 जनगणना का ही डाटा अभी चल रहा है। और जैसे ही याद रखेंगे अभी जनगणना जब भी होगा, क्योंकि हो सकता है 2 जनगणना मिला के हो, ये भी हो सकता है ना। तो इस लेकर अभी जो भी डाटा आपको आएगा वो डाटा 2011 का ही आएगा। तो ये स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। तो प्रत्येक 10 वर्ष में हुआ था लास्ट जनगणना 2011 में। लास्ट जनगणना कब हुआ था? 2011 में। क्लियर ना? तो आज का सेशन कमांडो यहीं तक है ना। तो आज 200 तक हम कर दिए। टोटल क्वेश्चन उसमें कितना है? कितना? पेपर दीजिए। हमारे YouTube कमांडोस आपको भी इस तरह का पीडीएफ उपलब्ध है, बशर्ते याद रखेंगे एसके झा टेलीग्राम पे आप जाएंगे, ज्वाइन करेंगे तो आपको बीपीएससी याद रखेंगे बीपीएससी 1 to 5 6 to 8 9 10 का जो है ये SRT याद रखेंगे जो 1 लाइनर है वो आपको वहां से प्राप्त हो जाएगा, जो आपको एक बुकलेट फॉर्मेट में होगा, 1 लाइनर होगा। जैसे हमारे देखेंगे कि ऑफलाइन स्टूडेंट्स पूरा इस पे करके लिखते हैं तो उसी प्रकार से आपको भी पीडीएफ उपलब्ध होगा जो दूर दराज गांव के हैं, है ना। बाकी तो जो पटना में उनको उपलब्ध हम करा ही देते हैं, लेकिन जो दूर दराज बिहार यूपी और झारखंड के लड़के होंगे तो उनके लिए भी याद रखेंगे उपलब्ध है। और आप निकाल के यूट्यूब के माध्यम से बेहतर तरीके से आप अभ्यास इस तरह के बुकलेट पर आप कर सकते हैं, है ना। तो अगर जो भी है अगर आपको उपलब्ध है तब तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी जिनके पास नहीं है तो वो जाके वहां से आप ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।